नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये सेट 19 है। शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स हैज़ डिपॉजिटेड अ एफडी रिसिप्ट एज सिक्योरिटी फॉर गारंटी इशूड बाय द बैंक। द वैलिडिटी ऑफ गारंटी हैज सिंस एक्सपायर्ड, हाउएवर हिज करंट अकाउंट विद द ब्रांच इज ओवरड्रॉन। कैन द बैंक एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ऑन इट। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक एफडी रिसिप्ट जो है, एफडीआर जो है वो रखी हुई है सिक्योरिटी के तहत। एक गारंटी उन्होंने इशू कराई है बैंक के द्वारा, उसकी सिक्योरिटी में एक एफडीआर रखी हुई है। अब गारंटी की जो वैलिडिटी है गारंटी की वो एक्सपायर हो चुकी है। और दूसरी तरफ क्या है, उनका एक करंट अकाउंट है ब्रांच में जो कि ओवरड्रॉन है, यानी कि वो नेगेटिव बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में वो जा रहा है, ओवरड्रॉन है। तो क्या बैंक अपना राइट ऑफ लियन इसमें एक्सरसाइज कर सकता है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला है, बैंक कैन नॉट रिकवर ओडी फ्रॉम डिपॉजिट प्रोसीड्स एज द सेम वॉज डिलीवर्ड टू द बैंक फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। मतलब एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बैंक के पास में एफडीआर रखी गई थी, डिपॉजिट रखा गया था, इसीलिए बैंक उसको रिकवर, जो ओडी अमाउंट है वो उसको एफडीआर से रिकवर नहीं कर सकता। सेकंड है, एज द एफडीआर हैज़ केम इनटू बैंक्स पोजीशन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग बिजनेस, जनरल लियन कैन बी एक्सरसाइज्ड एंड द बैंक कैन अप्रोप्रिएट द एफडीआर प्रोसीड्स एंड एडजस्ट द ओडी। मतलब क्योंकि एफडीआर जो है बैंक के पोजीशन में जो आई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बैंक आई है, इसीलिए बैंक के पास ये अधिकार है कि वो जनरल लियन का राइट अपना यूज़ करे और अप्रोप्रिएट कर ले एफडीआर की प्रोसीड अगेंस्ट ओडी। थर्ड है, नो इट कंस्टिट्यूट्स पर्टिकुलर लियन, नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पर्टिकुलर लियन है, जनरल लियन नहीं है। फोर्थ है, नन ऑफ दीज। तो साथियों, इस केस में जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एफडीआर जो है बैंक के पोजीशन में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आई थी, इसीलिए यहाँ पर जनरल लियन लागू होगा बैंक का, और बैंक चाहेगा तो उसको ओडी को एडजस्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर एफडीआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जनरल लियन इज ऑल्सो अवेलेबल टू डैश प्रोवाइडेड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी। तो जनरल लियन हम सभी जानते हैं कि बैंक्स के लिए अवेलेबल है, बैंकर का लियन जो है वो जनरल लियन होता है। और बैंकर के अलावा और किस किस के पास ये जनरल लियन अवेलेबल है, तो सेक्शन 171 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि बैंकर के अलावा और भी कुछ अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास जनरल लियन अवेलेबल है। अब ऑप्शंस हैं इसमें, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। फैक्टर्स, अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, थर्ड है पॉलिसी ब्रोकर, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो साथियों, इन तीनों के पास ही ये जनरल लियन का राइट अवेलेबल है एज पर सेक्शन 171 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकर्स जनरल लियन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन। तो बैंकर का जनरल लियन कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पूछा है, नॉट एप्लीकेबल पूछा है। ऑप्शंस हैं, इन केस ऑफ आर्टिकल लॉज्ड अंडर सेफ कस्टडी, कोई आर्टिकल सेफ कस्टडी में रखे गए हैं उन पर। सेकंड है, डॉक्यूमेंट और मनी डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई डॉक्यूमेंट है या पैसा है जो कि किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिपॉजिट किए गए हैं। तीसरा है, स्टोलन गुड्स, कोई गुड्स हैं जो कि चुराई गई हैं, चोरी की हैं। तो चौथा है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट है वो है ऑल ऑफ दीज। इन सभी पर ही जनरल लियन बैंकर का एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो आर्टिकल स्पेशल कस्टडी में आए हो, या फिर मनी किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिपॉजिट किया गया हो, या फिर कोई चोरी की वस्तुएं हो, स्टोलन गुड्स हो। इन किसी भी केस में जनरल लियन बैंकर का एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, लियन इज द राइट ऑफ द क्रेडिटर टू। तो क्रेडिटर का राइट है लियन। ऑप्शंस दे रखे हैं, सेल द गुड्स और सिक्योरिटी इफ द डेप्ट और लोन इज नॉट रीपेड बाय द बोरोवर। तो गुड्स या सिक्योरिटी जो भी हैं उनको सेल कर सके अगर जो डेप्ट है वो रीपे नहीं किया जाता है बोरोवर के द्वारा। सेकंड है, रिटेन गुड्स और सिक्योरिटीज़, यानी कि जो भी गुड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं उनको रिटेन करे, अपने पास रखे, विच आर ओन्ड बाय द डेप्टर अंटिल ही हैज़ डिस्चार्ज्ड अ डेप्ट ड्यू टू द रिटेनर देयर ऑफ, जब तक कि जो डेप्ट है वो डिस्चार्ज नहीं किए कर दिया जाता डेप्टर के द्वारा।
थर्ड है डिस्पोज ऑफ द गुड्स और सिक्योरिटीज़ इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ बोरोअर। तो डिस्पोज कर दें जो भी गुड्स और सिक्योरिटीज़ हैं इन केस अगर डिफ़ॉल्ट किया जाता है बोरोअर के द्वारा। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो लियन है, लियन में जो राइट मिलता है वो उसके हिसाब से जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। लियन का मतलब है रिटेन गुड्स और सिक्योरिटीज़ विच आर ओन्ड बाय द डेप्टर अंटिल ही हैज़ डिस्चार्ज द डेप्ट ड्यू टू द रिटेनर देयर ऑफ। यानी कि जब तक डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, डेप्ट बोरोअर के द्वारा रीपे नहीं किया जाएगा, तब तक जो गुड्स और सिक्योरिटी हैं उनको रिटेन कर सके। यहाँ पर सेल करने का या डिस्पोज करने की बात यहाँ पर नहीं है लियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कवर्ड अंडर द बैंकर्स लियन। तो इनमें से किसको बैंकर्स लियन में कवर नहीं किया गया है। टाइटल डीड ऑफ द लैंड ओन्ड बाय द कस्टमर, जो कस्टमर की लैंड है जो ओन की गई है उसके टाइटल डीड। सेकंड है मनी पेड इनटू द बैंक फॉर क्रेडिट ऑफ अ डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट में जमा करने के लिए पैसा जो जमा किया गया है। थर्ड है आर्टिकल्स अंडर सेफ कस्टडी, जो भी आर्टिकल सेफ कस्टडी में रखे गए हैं। तो ये सभी जो हैं वो इन पर बैंकर्स लियन जो है वो लागू नहीं होता है, इंडियन बैंकर्स लियन में कवर नहीं होते हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल अवेलिंग क्रेडिट लिमिट्स अ कंपनी हैज़ एग्जीक्यूटेड लेटर ऑफ नेगेटिव लियन इन फेवर ऑफ बैंक। तो नेगेटिव लियन भी एक तरह से सिक्योरिटी की तरह लिया जाता है। तो नेगेटिव लियन अगर किसी कंपनी ने जो है एग्जीक्यूट किया है तो उस केस में क्या कंडीशन होंगी। 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। द लेटर ऑफ नेगेटिव लियन नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कि जो नेगेटिव लियन का लेटर है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी है द लेटर ऑफ नेगेटिव लियन मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज। यानी कि इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से विद इन 30 डेज। थर्ड है लेटर ऑफ नेगेटिव लियन इज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द कंपनी लॉ बोर्ड। यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड में इस लेटर को, लेटर ऑफ नेगेटिव लियन को रजिस्टर कराना पड़ेगा। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों वो है ऑप्शन ए, द लेटर ऑफ नेगेटिव लियन नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ में रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है लेटर ऑफ नेगेटिव लियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंकर्स लियन एंड अ जनरल लियन आर सेम दिस स्टेटमेंट इज। तो हम अक्सर कहते हैं कि बैंकर का जो लियन है वो जनरल लियन है, तो इसी के बारे में पूछा गया है कि ये दोनों सेम है। ये स्टेटमेंट क्या है, ये सही है या गलत है, इसके बारे में पूछा है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा इनमें सही है इस रिगार्ड में। ऑप्शन 1 है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, अंडर बोथ सर्कमस्टांसेस गुड्स कैन बी रिटेन्ड। यानी कि दोनों ही केस में, बैंकर का लियन और जनरल लियन के केस में गुड्स जो हैं वो रिटेन की जा सकती हैं। ठीक है। सेकंड है, सेकंड ऑप्शन कहता है फॉल्स है ये स्टेटमेंट। बैंकर्स लियन इज डिस्टिंक्ट एज इट ऑल्सो कन्फर्स द राइट टू सेल। यानी कि बैंकर्स लियन में केवल रिटेन करने की बात नहीं होती है, राइट टू सेल भी इसमें इन्वॉल्व होता है। थर्ड है ट्रू, अंडर बोथ सर्कमस्टांसेस राइट टू सेल एग्जिस्ट। यानी कि ट्रू है और दोनों ही केसेस में, बैंकर लियन में, जनरल लियन में राइट टू सेल एग्जिस्ट करता है। और लास्ट ऑप्शन है कि ए और सी स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। अब एक्चुअली क्या है, 7th में जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। यानी कि बैंकर्स लियन और जनरल लियन सेम नहीं है, सिमिलर हैं बट सेम नहीं है। क्योंकि बैंकर्स लियन, हालांकि हम कहते हैं कि एक जनरल लियन है, लेकिन बैंकर्स लियन में ये डिस्टिंक्शन होता है कि बैंकर्स लियन में राइट टू सेल भी मिला हुआ होता है, जबकि जनरल लियन, बाकी जो जनरल लियन होते हैं उनमें राइट टू सेल नहीं इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्टिकुलर लियन कन्फर्स टू। पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या है ये पूछा गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं राइट टू रिटेन द गुड्स और प्रॉपर्टी विच इज़ कनेक्टेड विद द ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन विच द डेप्ट हैज़ अराइजन। यानी कि जो गुड्स और प्रॉपर्टी हैं उनको रिटेन करना जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड हैं, जिसकी बेसिस पे डेप्ट जो है वो अराइज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है राइट टू सेल सच गुड्स। थर्ड है राइट टू रिटेन दीज सिक्योरिटीज फॉर एनी अदर लोन। तो ये सभी जो सेंटेंस हैं वो करेक्ट हैं साथियों, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिस्टर एक्स हैं, वो विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं एबीसी बैंक के काफ़ी समय से,
और बैंक ने एक मीटिंग अरेंज की है मिस्टर एक्स की रीजनल मैनेजर के साथ में फॉर ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट के लिए मीटिंग रखी गई है किसी डिफ़ॉल्टर के साथ में। तो उसमें क्या है, जब बोरोवर लेफ्ट करता है, मिस्टर एक्स जब मीटिंग के बाद जाते हैं तो ये नोटिस किया जाता है कि वो अपना वॉलेट भूल गए हैं और उस वॉलेट में 20,000 रुपये हैं और मैनेजर के केबिन में वो अपना वॉलेट भूल जाते हैं। और ₹20,000 वुड कम हैंडी टू द बैंक टू एडजस्ट द क्वार्टरली इंटरेस्ट वेदर द बैंक विल बी इन ऑर्डर इन डूइंग सो। तो अब जो 20,000 रुपये मिस्टर एक्स जो भूल गए हैं मैनेजर के केबिन में, क्या बैंक उनको यूटिलाइज़ कर सकता है? क्या उनको बैंक यूज़ कर सकता है उनके खाते में जमा करने के लिए, क्योंकि उससे पूरे क्वार्टर का इंटरेस्ट सर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है कि एक्चुअली में क्या ऐसा अगर बैंक करता है तो ये एक्शन बैंक का सही होगा। ऑप्शन है यस, इट कैन एक्सरसाइज जनरल लियन। पहला ऑप्शन ये है कि जनरल लियन बैंक एक्सरसाइज कर सकता है। सेकंड है नो, द अमाउंट हैज़ नॉट कम इन द पोजीशन ऑफ द बैंक इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो नहीं कर सकता है। थर्ड है यस, कर सकता है, वन क्वार्टर्स इन इंटरेस्ट सर्विस्ड कैन हेल्प द बैंक इन शोइंग गुड रिकवरी, यानी कि बैंक की अच्छी खासी रिकवरी इससे हो सकती है, इसलिए कर सकता है। थर्ड है नो, इट इज़ नॉट कर्टियस टू एडजस्ट, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है, कर्टियस नहीं है कि उस पैसे को एडजस्ट किया जाए। तो इसमें साथियों जैसे कि हम जानते हैं कि जो पोजीशन में जो चीज़ें आती हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आती हैं, वहीं ये बैंक उसको एडजस्ट कर सकता है उनके जो डेप्ट्स हैं उससे। और क्योंकि ये जो 20,000 हैं ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पोजीशन में नहीं आए हैं, बैंक में नेग्लिजेंटली कुछ छूट गया है अगर बैंक प्रमाइसिस में, तो वो उन पर और जो चोरी की गुड्स हैं उन सभी पर जो है वो ये लागू नहीं होगा, यानी कि उनसे जो बैंक है वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता अपने डेप्ट का। नेक्स्ट है गुड्स एंड सिक्योरिटीज़ शुड हैव कम टू द पोजीशन ए या एन टू डैश टू द बैंकर टू इनेबल हिम टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन, यानी कि राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करने के लिए जो गुड्स और सिक्योरिटीज़ हैं वो पोजीशन में आई हों, किस पोजीशन में आई हो, यानी कि क्या किस तरह का रिलेशन वहाँ होगा, तभी वो राइट टू लियन जो है, जनरल लियन जो है वो बैंकर एक्सरसाइज कर सकता है। तो वहाँ पर बैंकर ऑप्शन है बेली, ट्रस्टी, एजेंट या नन ऑफ द अबव। तो जिस केस में बैंक बेली अगर है तभी इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर बैंक ट्रस्टी है तो नहीं एक्सरसाइज कर सकता। और एजेंट है, एजेंट की तरह अगर एक्ट कर रहा है और बोरोवर का कुछ पैसा या कोई भी सिक्योरिटी बैंक के पास है तो उस केस में भी बैंक ये राइट यूज़ नहीं कर सकता। केवल एज अ बेली अगर बैंक है तो वहाँ पर इस राइट को एक्सरसाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकर्स राइट टू लियन हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अंडरलाइन डेप्ट, दिस स्टेटमेंट इज़। तो इसमें पूछ रहा है कि जो बैंकर का लियन का अधिकार है उसकी लिमिटेशन 3 साल है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसके बारे में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही है। तो पहला ऑप्शन है इनकरेक्ट है ये, द राइट ऑफ जनरल लियन इज़ नॉट बार्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यानी कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो बैंकर्स राइट ऑफ लियन पे अप्लाई नहीं होता है। सेकंड है कि ऑप्शन करेक्ट है, द अंडरलाइन डेप्ट इज टाइम बार्ड, बैंकर लूजेज हिज राइट टू लियन, और जब भी जो डेप्ट है वो टाइम बार हो जाएगा तो बैंकर का राइट ऑफ लियन जो है वो खत्म हो जाएगा। थर्ड है इनकरेक्ट, द लिमिटेशन पीरियड इज ओनली 2 years इन केस ऑफ बैंकर्स लियन, तो बैंकर्स लियन के केस में लिमिटेशन 2 साल का होगा। फोर्थ ऑप्शन है इनकरेक्ट, द लिमिटेशन पीरियड इज 12 years इन केस ऑफ बैंकर्स लियन, तो 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होगा बैंकर्स लियन के केस में। तो ये ऑप्शन है। इसमें साथियों जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि द राइट ऑफ जनरल लियन इज़ नॉट बार्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जो राइट ऑफ लियन है उस पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, वो लिमिटेशन एक्ट के द्वारा बार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्सरसाइजिंग बैंकर्स लियन द प्रॉपर्टी और गुड्स डिपॉजिटेड बाय कस्टमर हैज़ टू बी, जब भी बैंकर को राइट ऑफ लियन जो है एक्सरसाइज करना है तो उस केस में जो प्रॉपर्टी या गुड्स जो डिपॉजिट की गई हैं कस्टमर के द्वारा वो किस पोजीशन में होनी चाहिए।
ऑप्शन है इन हिज नेम, यानी कि केवल उसके नाम में होनी, उसके ही नाम में होनी चाहिए। सेकंड है इन हिज नेम और इन नेम ऑफ हिज माइनर सन, या तो खुद के नाम में हो या फिर उसका कोई माइनर सन है तो उसके नाम में हो, तब भी यूज़ कर ये राइट अप्लाई हो सकता है। थर्ड है इन हिज नेम और नेम ऑफ हिज वाइफ, यानी खुद के नाम में या वाइफ के नाम में। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो साथियों, जो राइट ऑफ जो बैंकर्स लियन है एक्सरसाइज करने के लिए, प्रॉपर्टी या गुड्स जो हैं वो केवल कस्टमर के नाम में ही होनी चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, इन हिज नेम। तो कोई मिस्टर एक्स हैं जिनका अकाउंट जो है वो ओवरड्यू है, जिसमें 25,000 रुपये ओवरड्यू हैं उनके, और वो आते हैं बैंक में, कहते हैं कि 40,000 रुपये कैश में जमा कर रहा हूँ और एक ड्राफ्ट बनाकर दे दीजिए मेरे जो सप्लायर हैं उनके फेवर में। अब बैंक को ये लगता है कि क्या 25,000 रुपये वो एडजस्ट कर सकते हैं, इस 40,000 में से 25,000 रुपये बैंक चाहता है कि वो जो ओवरड्यू अमाउंट है उनका उसमें एडजस्ट कर ले। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर एक्स क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और बैंक को ये कहते हैं कि अगर आपने मेरे 25,000 रुपये उसमें यूटिलाइज़ किए, मेरे ओवरड्यू में एडजस्ट कर दिए, तो मैं लीगल एक्शन लूँगा आपके खिलाफ। तो इस केस में बैंक के पास क्या ऑप्शन है, क्या इस रिगार्ड में 4 जो सेंटेंस दिए हुए हैं आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द बैंक हैज़ राइट टू सेट ऑफ व्हेन द इंडिविजुअल हैज़ लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एंड इट हैज़ बीन रिकॉल्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग है और वो रिकॉल की जा चुकी है, तो बैंक के पास राइट टू सेट ऑफ अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन ये कह रहा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हेन द अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक इशूइंग ड्राफ्ट, देन राइट टू सेट ऑफ इज नॉट अवेलेबल टू द बैंक। ठीक है। थर्ड ऑप्शन कहता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द बैंक हैज़ द राइट टू सेट ऑफ व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ अ liability outstanding which can become due and has been recalled through proper recall notice. थर्ड है right to set off is not available as it has not been credited in overdraft account. तो ये ऑप्शंस हैं। तो साथियों, इसमें इस केस में पर्टिकुलर केस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि जब भी अमाउंट डिपॉजिट किया गया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे कि इशू ऑफ ड्राफ्ट, वहाँ पर राइट टू सेट ऑफ जो है बैंक का एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइट ऑफ सेट ऑफ कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर इज दैट ऑफ। तो राइट टू सेट ऑफ किस केस में लागू हो सकता है, जहाँ पर बैंकर और कस्टमर की रिलेशनशिप क्या हो तभी। तो ऑप्शन है इसमें प्लेजर एंड प्लेजी, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, डेप्टर एंड क्रेडिटर, या फिर गारंटर एंड प्रिंसिपल डेप्टर। तो साथियों, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेप्टर एंड क्रेडिटर। जब भी डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप होगा बैंकर और कस्टमर में, तभी ये राइट टू सेट ऑफ लागू बैंक कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैंकर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ। तो राइट टू सेट ऑफ जो है बैंकर किस रेस्पेक्ट में अप्लाई कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं फ्यूचर डेप्ट, डेप्ट ड्यू एंड डिटरमाइंड, यानी कि जो ड्यू हैं और जो डिटरमाइंड है कि इतना अमाउंट ड्यू है। थर्ड है कस्टमर्स कंटिजेंट लायबिलिटी, कंटिजेंट लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज हो सकती हैं, माइट बी। और फोर्थ है द मनी डिपॉजिटेड बाय कस्टमर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो इनमें से साथियों केवल एक केस ऐसा है जहां पर राइट टू सेट ऑफ लागू होगा, वो है ऑप्शन बी, डेप्ट ड्यू एंड डिटरमाइंड, यानी कि फ्यूचर डेप्ट नहीं है, अभी आज की डेट में वो ड्यू है और डिटरमाइंड है कि इतना अमाउंट है, वहां पर ही राइट टू सेट ऑफ लागू होगा बैंकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद द राइट ऑफ सेट ऑफ द बैंकर। तो बैंकर का राइट टू सेट ऑफ जो है उस केस में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज़ एप्लीकेबल टू कंटिजेंट डेप्ट, जो कंटिजेंट डेप्ट है उन पे एप्लीकेबल होगा। इट इज़ बैंकर्स डिस्क्रिशन टू एक्सरसाइज राइट टू सेट ऑफ एंड ऑल ब्रांचेज ऑफ द सेम बैंक कंस्टिट्यूट वन एंटिटी, यानी कि बैंकर के डिस्क्रिशन पे है कि कब वो राइट टू सेट ऑफ लागू करे, और जितनी भी बैंक की ब्रांचेज होंगी वो एक एंटिटी मानी जाएंगी, एक ही बैंक माना जाएगा जब भी इस राइट टू सेट ऑफ को लागू किया जाएगा। ऑप्शन सी है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द ब्रांच वेयर द अकाउंट इज़, जहाँ पर अकाउंट है वो केवल उसी ब्रांच में ये लागू किया जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज दैट ऑफ अ डेप्टर क्रेडिटर। फिफ्थ ऑप्शन है बी एंड डी आर करेक्ट। तो इसमें साथियों जो फिफ्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि बी और डी जो हैं वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बैंकर के डिस्क्रिशन के ऊपर है कब उसे राइट टू सेट ऑफ लागू करना है, और सभी ब्रांचेस जो हैं बैंक की वो एक एंटिटी इस केस में मानी जाएंगी। साथ ही
ये बैंक तभी लागू होगा जब बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप किसका होगा, डेप्टर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप आपस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of rupees 20,000 is due from Mr. X. The loan is secured by guarantee of Y. Y is account with the bank has a credit balance of 30,000. Can the bank exercise right of set off against the balance of Y's account? The bank, तो एक कोई मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 20,000 रुपये उन पे उधारी हैं बैंक का, उन्हें ड्यू हैं बैंक के, उन्हें देने हैं बैंक को, और उनके अकाउंट में गारंटर जो हैं मिस्टर वाई हैं। अब वाई का जो एक सेविंग अकाउंट है जिसमें 30,000 रुपये बैलेंस है, तो क्या बैंक, पूछा गया है क्या बैंक जो गारंटर है वाई उसके खाते से पैसा काट के जो मिस्टर ए का जो एक्स का जो मतलब ड्यू है, बोरोवर का जो ड्यू है, वो गारंटर के पैसे से एडजस्ट कर सकता है या नहीं। इस रेफरेंस में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा इसमें सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है कैन एक्सरसाइज राइट टू सेट ऑफ। सेकंड कहता है कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ सेट ऑफ, नहीं कर सकते हैं। थर्ड है कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ सेट ऑफ आफ्टर नोटिस टू वाई, यानी कि राइट टू सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन वाई को नोटिस देने के बाद में। लास्ट फोर्थ ऑप्शन कहता है कैन एक्सरसाइज राइट टू सेट ऑफ ओनली व्हेन द बोरोवर फेल्स एंड डिमांड इज मेड ऑन द गारंटर, यानी कि कर सकते हैं लेकिन तभी जब बोरोवर फेल हो जाता है पैसा रीपे करने में और डिमांड जो है वो गारंटर पे की जाती है, और तभी हम राइट टू सेट ऑफ इस केस में लागू करेंगे। फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो साथियों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि बैंक वाई के पैसे से एक्स का पैसा एडजस्ट कर सकता है, गारंटर के पैसे से बोरोवर का अकाउंट एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसी केस में जब बोरोवर फेल कर जाए और जो डिमांड है वो की जाए किससे, गारंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ओवरड्राफ्ट अकाउंट व्हेन द नोटिस ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर इज रिसीव्ड द बैंक शुड। अब कोई ओडी अकाउंट है, 3-4 पार्टनर हैं जिसमें, और एक किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, उस केस में बैंक को क्या करना चाहिए ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, को आपको बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कोई चेक आते हैं उनके केस में पूछा है ऑनर चेक साइंड बाय अदर पार्टनर्स एक्सेप्ट चेक साइंड बाय डिसीज्ड पार्टनर, यानी कि जो भी चेक्स आते हैं पास होने, तो जब वो बाकी जो पार्टनर हैं उनके द्वारा साइन किए गए हैं और डिसीज पार्टनर के जो साइन किए हुए चेक हैं उनको ऑनर ना करे, बाकी पार्टनर्स के साइन किए हुए चेक आते हैं उनको बैंक ऑनर करे। पहला ऑप्शन ये कहता है। सेकंड है अलाउ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ओनली, यानी कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को अलाउ करे, डेबिट ट्रांजेक्शन को अलाउ ना करे। थर्ड है कैन अलाउ ऑपरेशन एज यूजुअल, यानी कि एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से ऑपरेशंस उस अकाउंट में अलाउ कर दें। फोर्थ है स्टॉप द ऑपरेशन टू अवॉइड एप्लीकेशन ऑफ क्लेटन्स केस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है साथियों ऑप्शन डी है, यानी कि जब भी इस तरह का कोई केस हो, 3-4 पार्टनर हो और कोई ओडी या सीसी अकाउंट है, वहाँ पर एक की मृत्यु हो जाती है, बैंक को पता लग जाता है, नोटिस मिल जाता है, तो उस केस में बैंक को जो है वो ऑपरेशंस उसमें स्टॉप कर देने चाहिए ताकि जो क्लेटन्स केस है उसको अवॉइड किया जा सके। अब क्लेटन्स केस क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप डिटेल में इसका वीडियो अगर चैप्टर यूनिट का देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका पूरा पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूल ऑफ क्लेटन्स केस अप्लाइज इन केस ऑफ। तो क्लेटन्स केस किन कंडीशंस में लागू होता है, किन अकाउंट्स में बेसिकली लागू होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन है टर्म लोन ओनली, यानी कि टर्म लोन के केस में। सेकंड है रनिंग अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस। थर्ड है क्लीन एडवांसेस ओनली, या फोर्थ है अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रनिंग अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस। तो रनिंग अकाउंट जिनका डेबिट बैलेंस हो, जैसे कि ओडी अकाउंट या सीसी अकाउंट, उन केसेस में क्लेटन केस एप्लीकेबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द रूल इन क्लेटन्स केस द मनी पेड इन बाय द कस्टमर आर टू बी अप्लाइड टुवर्ड एडजस्टमेंट इन ओवरड्राफ्ट अकाउंट। तो किस तरह से जो भी पैसा जो पे किया जाएगा, क्लेटन का केस क्या कहता है, उसका रूल क्या कहता है, जो भी मनी पे किया गया है कस्टमर के द्वारा वो किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा ओवरड्राफ्ट अकाउंट में। ऑप्शन ए है एट द ऑप्शन ऑफ द बैंकर, यानी कि जैसा कि बैंकर चाहे, जिस तरह से बैंकर के पास ऑप्शन है वो किस तरह से एडजस्ट करे। सेकंड है इन ऑर्डर ऑफ टाइम इन विच डेप्ट वर इनकर्ड, जो भी डेप्ट जिस ऑर्डर में किए गए हैं उस ऑर्डर में। थर्ड है एज डायरेक्टेड बाय द कस्टमर, जैसा कस्टमर ने कहा है उसके हिसाब से। या फोर्थ है एज एग्रीड बिटवीन बैंकर एंड द कस्टमर, जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट बैंकर और कस्टमर के बीच में हुआ है उस हिसाब से उस एंट्रीज जो हैं वो एडजस्ट की जाएंगी। तो साथियों क्लेटन्स का केस जो कहता है कि जो भी डेप्ट्स जो हैं वो पहले हुए हैं वो टाइम के हिसाब से चलेगा। जो डेबिट एंट्री पहले हुई हैं तो आज अगर जो
अगर कोई क्रेडिट एंट्री होती है तो सबसे पुरानी जो डेबिट एंट्री है उसको वो एडजस्ट करेगी। एक बार वो एंट्री एडजस्ट हो गई डेबिट की, उसके बाद में नेक्स्ट डेबिट एंट्री जो है वो एडजस्ट होगी। तो इस तरह से सीक्वेंस में चलेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेटन्स केस इज कवर्ड अंडर। तो क्लेटन्स केस जो है वो कहाँ कवर किया जाता है, किस राइट के अंडर कवर किया जाता है? ऑप्शंस हैं राइट ऑफ सेट ऑफ, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन, बैंकर्स राइट ऑफ लियन, बैंकर्स राइट ऑफ अटैचमेंट या नन ऑफ दीज। तो क्लेटन्स का केस है साथियों, वो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के साथ कवर किया जाता है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन के अंडर कवर किया जाता है। राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन कहता है कि एक अकाउंट से जो भी पैसा आया है वो किस डेबिट एंट्री को एडजस्ट करने के लिए है, वहाँ पर ही क्लेटन का केस लागू होता है। और जो रनिंग अकाउंट हैं डेबिट बैलेंस के, उनमें ये लागू होता है, चाहे वो सीसी अकाउंट हो या ओडी अकाउंट हो। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जेआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और जेआईबी के यूनिट वाइज वीडियोस भी बैंकर साथी चैनल पर अपलोडेड हैं। सारे वीडियोस आप सीक्वेंस में देख सकते हैं तीनों ही पेपर्स के। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।